एक अधिकारी होने के साथ साथ जब माननीय काशीराम साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, एक अधिकारी की पोस्ट पे थे, तो जब माननीय काशीराम साहब को एक दिन दीना भाना वाल्मीकि जो उनके बाद चपरासी थे, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था उन्होंने। तो जब वो छुट्टी के लिए आवेदन किया था तो उनको जब छुट्टी नहीं मिली थी तो उन्होंने उस पर वोट हड़ताल की, और उस हड़ताल के एवज में उन्होंने माननीय काशीराम साहब के पास जब वो लेटर गया उनका छुट्टी के लिए, तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा भाई क्या है डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने जब दीना भाना वाल्मीकि जी से ये बात कही, तो उन्होंने जब बाबा साहब के दीना भाना वाल्मीकि जी ने बाबा साहब की पुस्तक मान्यवर साहब को दी, और मान्यवर साहब ने जब वो पुस्तक पढ़ी तभी से ही उन्हें एक ऐसा चिंतन मनन एक किया कि उन्होंने माननीय काशीराम साहब ने उसी दिन मतलब जभी से ही उस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर और उन्होंने मिशन में एक करने के लिए सब लोगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया और सब लोगों को साथ जोड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों, माननीय काशीराम साहब ने एक साइकिल यात्रा निकाली जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक उन्होंने साइकिल यात्रा चलाकर सब लोगों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने बहुत बाउंड्री बनाई, संगठन बनाया। उसके बाद समाज पार्टी के नाम से उन्होंने हमें एक राजनीति मंच दिया। राजनीति मंच के आधार पर सब लोगों को करने के बाद आपके उत्तर प्रदेश में 4 बार आप लोगों ने देखा कि बाबा साहब के मिशन और प्रथागत हमारे जिले में महापुरुषों को उनको मिशन को मानते हुए माननीय काशीराम के जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार है। और बहन कुमारी महाराज जी के नेतृत्व में एक सरकार चली जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के संदेशों को और महापुरुषों के उसको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्मारक, बहुत सारे हमारे इतिहास लिखने का काम भी किया। जो इतिहास लिखा उन्होंने, तो माननीय काशीराम साहब ने बहुत सारे हमें बहुत मार्गदर्शन दिए, बहुत लोगों को शहरों के माध्यम से समझाने का काम किया, मिशन में काम कराने का काम किया। माननीय साहब की एक बात मुझे याद है कि जैसे माननीय साहब काशीराम ने कहा था कि अगर किसी लाइन को छोटा करना हो, किसी लाइन को छोटा करना हो बिना मिटाए, बिना उसके कटिंग करे हुए, तो आप लोगों को उसके बराबर में एक बड़ी लकीर कर दो तो वो उसके पास छोटी हो जाएगी। उन्होंने ना तो कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, और आप लोगों को अगर किसी पे भी कहीं भी कोई बात हो तो उसके बराबर में दूसरी लकीर खींचो जिससे वो अपना आप छोटा हो जाए और वो बड़ा हो जाए। ऐसे उन्होंने बातें बताई। मैं माननीय साहब की बात मुझे याद है कि जब माननीय काशीराम साहब सादरा से चुनाव लड़े थे तो मुझे भी मौका मिला उनके साथ काम करने का। तो उस समय वो कनस्तर लेके चले थे और 1 रुपया 1 वोट का उन्होंने एक संदेश दिया, और उस कनस्तर को लेकर जब चलते थे वहाँ वोट मांग रहे थे तो सबसे 1 रुपया 1 वोट लेकर उन्होंने वो चुनाव लड़ा। चुनाव जब लड़ा और उनके साथ हमने भी 2-3 बार हम उनसे मिले, उनके साथ देखा, किया। तो सम्मानित साथी उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए रात दिन एक किया। और जब माननीय काशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है और माननीय साहब ने समाज के लिए, हम लोगों को जोड़ने के लिए, हम लोगों के मिशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने अपना घर परिवार भी बसाया, और उन्होंने अपना आज तक उनके नाम से ना तो कोई ज़मीन और ना उनके अकाउंट में कोई बैलेंस, मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे के माननीय काशीराम साहब और जिन्होंने इनके आज 14 पुण्यतिथि मना रहे हैं हमारे साथियों, मैं तो आज भी आपको इस पावन पर्व का के सच्चे श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों से मैं बिना निवेदन यही करूँगा कि हम लोग मिशन के साथ जैसे चल रहे हैं सब लोग कड़ी से कड़ी बंधकर चलें, एक साथ चलें और
जो हमें एक राजनीतिक स्टैंड उन्होंने स्थान दिया है, उस पर हम लोग अपने गली गली और नगर में जाकर माननीय आपका संदेश दें और जिससे हम 5 बार सत्ता में आए। यही जो उन्होंने संदेश दिया है कि सत्ता की जो हमारी कुंजी है, वो चाबी जो है वो सत्ता है, तो उसी कुंजी के आधार पर हमारा विकास होगा, सबका विकास होगा। तो सब लोगों से मैं सभी से एक बात ये कहूँगा कि हमारी मानव साहब को हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग सब लोग एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए और जो उन्होंने राजनीतिक स्थान दिया है उसमें हम अपना अपना योगदान दें। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये एक अवसर है, हमारा सरकार है, हमारा काशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन को गतिमान बनाए रखना। अगर हम गतिमान बनाए नहीं रखेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। मान्यवर काशीराम जी ने सबसे पहले वामसेक बनाया। वामसेक सरकारी कर्मचारियों का एक संघ था और काशीराम जी की निगाहें वामसेक पर पड़ी। काशीराम जी ने समझा कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों पर जो ये धब्बा लगा हुआ था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तो काशीराम जी इस पढ़े लिखे जो ये कलंक था इसको धोना चाहते थे और कर्मचारियों का साथ और सहयोग लेना चाहते थे। तो उस दौरान वामसेक के जरिए काशीराम जी को पैसा मिला और पैसे के जरिए उन्होंने अपना आंदोलन खड़ा किया और ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला। जब राष्ट्रीय स्तर पर चला, वामसेक के द्वारा मैं भी देखता था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और जो हमारी अत्याचार होता था, शोषण होता था, ये किताबों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से काशीराम जी और उनका उल्लेख करते थे और एक जन जागृति हमारे समाज में पैदा हुई। काशीराम जी ने बहुजन संगठन, बहुजन संघर्ष और कई पत्र पत्रिकाएं निकाले जिससे वैचारिक क्रांति पैदा हुई हमारे समाज में। वैचारिक क्रांति ही सबसे बड़ी क्रांति है। अगर हमारे अंदर वैचारिक क्रांति पैदा नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें वैचारिक क्रांति करने के लिए अपना पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा और तभी हम वैचारिक क्रांति के लिए तैयार होंगे। तो काशीराम जी ने उसके 1981 में DS4 बनाया, जिसको दलित शोषित समाज संघर्ष समिति कहते हैं। ये वैसे तो गैर राजनीतिक था, लेकिन राजनीतिक गतिविधियाँ DS4 के माध्यम से इस देश के अंदर काशीराम जी ने चालू कर दी और DS4 के माध्यम से इन्होंने 1-2 चुनाव भी खुद लड़े और लोगों को भी लड़ाई। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी के मार्फत इन्होंने जन जागृति का अभियान चलाया और लोगों को राजनीतिक प्लेटफार्म पर तैयार किया। 2-3 साल के अंदर ही काशीराम जी अपनी जीते गई इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे गए और आज ये भारत के अंदर 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को भी जब तक पिछड़ी समाज के लोगों को साथ में लेके चलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय काशीराम जी ने अपने समय में ही पिछड़े समाज के लोगों को काफ़ी जोड़ा और पिछड़े समाज के लोग MP बने, चाहे वो मध्य प्रदेश से बने, हरियाणा से बने, पंजाब से बने। तो हमें जो हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमें बैकवर्ड के लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम अपना जो मूवमेंट है, हमारा जो राजनीतिक सत्ता है, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने बलबूते पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। तो माननीय काशीराम जी ने साहू जी महाराज, पेरियार और संत गाडगे, इनकी विचारधारा को भी लोगों के अंदर रखा। हमारे समाज के अंदर जो सांस्कृतिक बदलाव है वो काशीराम के द्वारा बहुत ज़्यादा गतिमान हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी काफ़ी आंदोलन किए और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को ही काशीराम जी ने आगे बढ़ाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अब कुछ धीमा पड़ा है और इस धीमी गति को हमें तेज गति प्रदान करनी है। काशीराम जी ने अपने कोई अचल संपत्ति, कोई चल संपत्ति नहीं थी और काशीराम जी ब्याह शादियों में भी नहीं जाते थे और कोई मर जाता था उसमें भी नहीं जाते थे। समाज के लिए उन्होंने ये सब लिखकर जो 24 पन्ने का हमारे बशीर साहब जनक ने बताया था, ये 24 पॉइंट हैं जिन पर काशीराम जी ने ये कहा था कि मैं अब जीवन में इन चीज़ों को नहीं कर पाऊँ। तो काशीराम त्याग की मूर्ति थे और समाज में जागृति और संगठन और एकता के हिमायती थे। जब तक हम एक नहीं होंगे और दलित और पिछड़ों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।
जैसे कि आप अभी तक के कई वक्ताओं ने बता दिया कि आज माननीय साहब का 14वां परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 2006 में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जन्म 1934 में रोपड़ पंजाब में हुआ था और उस समय की तरह ही उन्होंने अपनी सामान्य शिक्षा गांव के स्कूल में ग्रहण की और बीएससी की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करी और एक जातीय के सामने आने के बाद वो बाबा साहब के विचारों से परिचित हुए और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथी दीना भाना वाल्मीकि जी और डी के खापड़ जी के साथ मिलकर के उन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जीवन भर प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने आरपीआई जो बाबा साहब के द्वारा उनके अंतिम दिनों में बनाया गया एक राजनीतिक फ्रंट था उसमें काम किया। उसके बाद महाराष्ट्र में काफी दिन काम करने के बाद उनको लगा कि यहाँ एकता होना मुश्किल है क्योंकि वो पार्टी अनेक दलों में बट चुकी थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना रुख किया। 1971 में उन्होंने SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन नाम से संगठन बनाया जिसको बाद में बाम सेफ नाम दिया गया क्योंकि वो खुद सरकारी अधिकारी थे और जानते थे बहुजन समाज की ग्रीन उस समय सिर्फ और सिर्फ नौकरियों में थी जिसके पास धन का स्रोत था और किसी मूवमेंट को चलाने के लिए क्योंकि धन की आवश्यकता होती है तो बाम सेफ के माध्यम से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से वो अपने संगठन के लिए पैसा एकत्रित करते थे। उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज को एक करने के लिए कई प्रयोग करे। वो 3 चीज़ों से अपने इस मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाए। एक, पहियों पर अम्बेडकरी मेले का आयोजन, दूसरा जनता की संसद का आयोजन और तीसरा साइकिल रैली। उन्होंने भारत में 3000 किलोमीटर तक साइकिल से यात्रा करी जिससे वो पूरे भारत में बहुजन समाज को जोड़ने और उसको देखने में समर्थ हो सके। उसके बाद 1991 में उन्होंने बहुजन समाज को ज्ञान से जोड़ने के लिए बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना करी और साथ ही साथ DS4 भी बनाया क्योंकि अब संघर्ष की आवश्यकता थी और राजनीतिक प्रशिक्षण वो अपने लोगों को देना चाहते थे। जब उनको लगा कि DS4 के माध्यम से राजनीतिक चेतना अपने लोगों में आ चुकी है तब 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने BSP की स्थापना करी और ये कहा कि दलितों के भाग्य की चाबी केवल और सिर्फ सत्ता में है। अगर सत्ता पर पहुंच गए तो अपना भाग्य चमका सकते हैं। उन्होंने इन प्रयोगों के साथ में बहुजन समाज को सदैव जोड़ने का प्रयास किया और दलित पिछड़े माइनॉरिटी के लोगों को सदैव अपने साथ रखा। उन्होंने जैसे बताया कि कई प्रयोग बहुजन समाज के लिए करे। उसी 80 के दशक में उनका व्यक्तित्व एक अनसुलझी पहेली थी क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई लेकिन 90 के दशक के अंत में आते आते उनके द्वारा बनाई गई दलित पिछड़ों अशिक्षित ग्रामीणों की पार्टी बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को पार्टियों को मुंह दिखा रही थी। वो एक सामान्य से परिवेश से निकले और उस समय का सूरज बन चुके थे। सारी राजनीतिक ध्रुव पार्टी का ध्रुव बन चुके थे। वो कहते थे कि हम सरकार ना बना सकें लेकिन सरकार को हिला सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तभी बहुजनों की पूछ हर पार्टी में होगी और ऐसा इन्होंने किया और अंततः एक बार नहीं बल्कि 4 बार यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को सत्तासीन किया। उन पर यह आरोप लगते थे कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही अपना समय देते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान को उनकी जरूरत है। तो वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश अगर पूरे भारत को एक इंसान माना जाए, एक ह्यूमन बॉडी माना जाए, उत्तर प्रदेश उसकी गर्दन है। और वो उत्तर प्रदेश को मनुवाद का पालना कहते थे। वो कहते थे कि अगर उत्तर प्रदेश यानी उस इंसान की गर्दन को दबोचा जाए तो पूरे शरीर में पूरा शरीर निष्प्राण हो जाएगा, यानी पूरे भारत में अपने आप ही प्रचार प्रसार हो जाएगा हमारा जो काम यहाँ हो रहा है। उनके द्वारा कभी भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं किया गया। उन्होंने कभी भी MLA और MPA को खरीदने के लिए खरीद फरोख्त नहीं की। उनको हमेशा अपने कार्यकर्ताओं और संगठनकर्ताओं पर भरोसा था, इसलिए सिर्फ चुनाव लड़ने और संगठन को बनाने में उन्होंने पूरा
पूरा जीवन दे दिया। उन्होंने शपथ ली कि अपनी कोई संपत्ति नहीं बनाएंगे, अपने परिवार अपने घर से कोई संबंध नहीं रखेंगे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई घर नहीं था, लेकिन आज लाखों घर उनके हैं, लाखों दिलों में वो रहते हैं। यही उनके लिए एक पूरी श्रद्धांजलि है। उन्होंने वो मीडिया को मनुवादी मीडिया कहते थे और कहते थे कि मीडिया अपना स्वतंत्र मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए अनटचेबल नाम से उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली तथा बहुजन टाइम्स नाम से 22 वर्षों तक एक समाचार पत्र का प्रकाशन उन्होंने किया। और उनके जाने के बाद आज सोशल मीडिया बहुजन मीडिया बना हुआ है। हमारे कई मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाते हैं। नहीं तो मुख्य मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया तो भटकाने के मुद्दों पर ही व्यस्त है। मान्यवर साहब काशीराम 90 के दशक के बाद जब भारतीय राजनीति का एक मजबूत चेहरा बन चुके थे, तो उस समय उनके सामने कई ऐसे समय आए जब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्हें मजबूत नेताओं की जरूरत थी। क्योंकि वो एक दूरदृष्टि वाले संगठन करता थे। उन्होंने एक सामान्य से स्कूल टीचर को, सुश्री मायावती जी को इस प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया और बहन जी के नाम से जो अपने शासन के लिए जानी जाती। मान्यवर साहब चाहते तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। उनके पास राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस पद को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे बहुजन समाज के वो योद्धा चाहिए जो ये पद बना सके। उन्होंने कहा कि हम दूसरे के मंचों पर नहीं जाएंगे, हम वो मंच देंगे जो दूसरे उस मंच पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। और उन्होंने वो मंच बना दिया। उन्होंने बहुजन समाज में एक आत्मचेतना का सृजन किया कि लोग अपने आत्मसम्मान को जाने, दूसरों के पीछे ना बने बल्कि अपने समाज को जोड़े। और आज उनके जाने के बाद उनकी कमी जो महसूस होती है उसका असर दिखाई देता है। उनके द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी जो कभी पूर्ण बहुमत से यूपी की सरकार में थी, आज हाशिए पर है। अनेक प्रदेशों में जहाँ सीटें आती थी, आज वहाँ संगठन आज गिरी चुनी सांसें ले रहा है। छोटे छोटे संगठन उभर आए। हालांकि वो सभी मान्यवर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज बनाने के बाद ही उनको असली श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमोदाय जय। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ फूल चढ़ाने में और उनके विचारों को फैलाने में जमीन आसमान का फर्क है। साहब काशीराम कि अगर हमें विचार, बाबा साहब के विचार, भगवान के लिए विचार फैलाने पड़ेंगे तो तन भी लगाना पड़ेगा, मन भी। बातें करते करते बहुत सारे लोग दुनिया में चले जाएंगे। किसी पर इल्जाम लगाना, किसी का कुछ करना, कुछ नहीं। साहब ने जो चीज़ संघर्ष करी, 5 चीज प्रतिज्ञा करी, वो हमें निचोड़ दिए साहब को सुन। पैसे का मोह त्याग, 1965 में एक IAS की नौकरी छोड़ने वाले शख्सियत जो बहुजन का नाम दिया, अच्छा खाना नहीं खाया। मेरे एक मित्र ने बताया कि एक बार साहब काशीराम का जो ऑफिस था करोल बाग के अंदर खोला था, उनके जो थे मित्र वो गए, उन्होंने देखा तो साहब काशीराम का जो बनियान है वो फटा पड़ा था। तो साहब वहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने देखा मुझे क्या किया, तो वो जो आप सुनो उन्होंने देखा आपको वो स्क्राइबर था, तो उन्होंने जो है वो गुस्सा होकर बाहर निकला था वो सुनने के लिए साहब की, तो वो गुस्सा हो गया किसका वो बात नहीं तो साहब अंदर ट्राई ना तो कोई बात नहीं मेरा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि एक साहब जिसने हमारे लिए सब कुछ याद किया और उसके कपड़े पहने। मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ, तो मैं साहब की नहीं पढ़ता हूँ चर्चा युग, तो उसके अंदर साहब की जो बात थी एक बार वो क्या हुआ था कि जब कभी मास्टर ने बताया RBI के वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे साहब बीपी मौर्य साहब। उस समय में बड़े बड़े लोग देश के आए थे, मुंबई के अंदर उनकी मीटिंग लग रही थी, तो साहब को उसमें जाना था, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास तो कपड़े नहीं। और वहाँ जो साहब बड़े बड़े आना बीपी मौर्य साहब हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बीपी मौर्य साहब को तो आप जानते हो, वो तो वोटों के अंदर जान बढ़ते थे, आप लोगों को सुना होगा, मैं तो देखा भी नहीं। तो
तो उन्होंने कहा कि ये कोट चाहिए मुझे पहनने के लिए। और कोट पहनने के लिए जब उनकी कोट नहीं था तो उनके पास पैसे अवेलेबल थे। वो गए पुराने कपड़े जो आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में बिकते थे, आज भी बिकते हैं पुराने कपड़े, तो पुराने कपड़े वाले की दुकान थी। क्योंकि मुझे एक कोट चाहिए मेरे साइज 6 रुपये का। कहते थे भैया नहीं बनाएगा। कहने लगे एक काम करो आगे ले जाओ, वहाँ डोम बैठा है। डोम जो है वो मुर्दों के कपड़े बेचता है, जो मुर्दे होते हैं उन कपड़ों को बेचता वो दे देगा। साहब जाते हैं उनको ये कोट दिया मेरे साथ 5 रुपये में नहीं पकड़े, कुछ कहा है बने हुए मुर्दों का। क्या लगा हमारा जिंदों का कुछ नहीं बोला है, मुर्दे क्या उखाड़ेगा। तो साहब का जो त्याग है वो दिल में उतरना चाहिए। 70 साल इस देश के अंदर बदतमीजी करते करते हो गया हमारे लोग, एक दूसरे में कटास करते करते एक दूसरे के इल्जाम लगाते। लेकिन कोई आदमी अभी तक, मुझे 15 साल हो गए काम करते, ये नहीं लगा कि भाई ये आदमी समाज में जाके ईमानदारी से गाँव गाँव जाकर जागरूक 14 अप्रैल आएगी, साहब के आज पुष्पांजलि करती, अगले दिन साहब कुछ नहीं पता। अभी साहब ने बताया 74 जिले आए हैं, वकील साहब ने बताया वो आए हैं, मोहल्ले हैं, 74 आदमी हम हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम पानी पर डीप रहे हैं। पानी पर डीपने से काम नहीं चलता। काम चलते हैं क्या विचारों को लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है, लड़कों के दिमाग में ऐसा रहता है। बुजुर्गों की तक दिए तो छुट्टी है गवर्नमेंट की। इन बच्चों के दिमाग में आने वाले जनरेशन के हिसाब में उसे कैसा एहसास कराएं कि तुम इस देश के शासक कैसे बनोगे, तुम अपने समाज को कैसे बढ़ाओगे, तुमसे क्या उम्मीद करेंगे। लेकिन कोई भी आदमी चलने की तैयार नहीं। हम भी यहाँ हैं, चलो ये कोई बात नहीं। जब तक हम चाणक्य बात करते हैं कि घोड़े की तन्नाल दरवाजे पर लगाने से परिवर्तन तब होगी तो पैरों में घोड़े की तन्नाल ठोकोगे, जब चलोगे, जब परिवर्तन होगे। महापुरुषों ने जो संघर्ष कराया है हमारे लिए, आज आपकी पुण्य तिथि है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज बीजेपी की सरकार और माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही थी अपनी सभा के अंदर कि 14 साल में राम का वनवास कट गया था, वनवास काट दो, तो वनवास काट दिया। कटा नहीं कटा, बैठे केंद्र में राज्य में नहीं, और आज साल की चोर भी हमें उस पर नहीं करते, ये उस पर तोड़ते तो मर जाएंगे। ये तो हमें जिंदे रखने अपने अंदर, अपनी औलाद के अंदर। साहब काशीराम हैं तो हम हैं, बाबा साहब हैं तो हम हैं, भगवान बुद्ध हैं तो हम हैं, वरना कुछ नहीं। ये हमें हर बच्चे को, चाहे आपके पास व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जितना ज्ञान हो उतने ज्ञान को पखेरो। जब हम 18 मार्च 1956 में काम करते हैं, वरना फॉर्मेलिटी पूरी करने से होता है। अभी 14 अक्टूबर आ रही है, 14 अक्टूबर से अभी से डंके बजने चाहिए कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करा, वो दम की दीक्षा दी। तो वो दीक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहिए। वो बिहारों को सजाओ, घरों को सजाओ। उसकी नवंबर की दिवाली से पहले हमारे घरों सज जाने चाहिए, और दिवाली के लिए ना देने होने चाहिए। सबको सचेत करो कि बिजली नहीं जलेगी, मोमबत्ती नहीं जलेगी हमारे घरों में, क्योंकि हमारे लिए मोमबत्ती जलाना, दीप जलाना उस दिन दुश्मनों के जो है ये जल रही है मोमबत्ती को रोशन पड़ेगी। हमें 14 अक्टूबर ये रोशन करें। अगर आप लोगों को दिल दुख है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। निवेदन ये करूँगा कि आगे से जब भी आयोजन करें तो दिल से करें, दिमाग से ना करें। दिमाग हर आदमी के अंदर मेहनत करें, एक थिएटर करने की कोई जरूरत नहीं, थिएटर न करें। मेरे साथ हर संडे दो, मैं आपको हर संडे में एक गांव के अंदर 400 आदमी हम नहीं जाते, हमें तो किसी की जरूरत नहीं। तो 7 हम तो मोबाइल चलते कि हमें बाबा साहब की विचारधारा करनी है। 100 सुनेंगे 100, 500 सुनेंगे 500, 200 सुनेंगे 200। जिसको मानना वो अपना भला करेगा, हमारा कौन सा भला करेगा। हम तो इनका कट उतारना, कट तो उतार नहीं सकते इनका, लेकिन कम कर सकते हैं कोशिश। संडे के दिन टीवी भी हम देखना जानते हैं, व्हाट्सएप भी चलाना जानते हैं, लेकिन जिससे पूछो भी मैंने बहुत संघर्ष करा। अभी मैं पिछले संडे के अंदर एक गाँव है सरूरपुर, उसकी बरफ में कटा हुआ मंदिर 100 फुट का है, हमारे लोगों को बना हुआ
बिहार का काम चल रहा है। 40 साल से जयंती मनाई जा रही है इस गाँव के, लेकिन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को ये नहीं पता डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म तिथि क्या है। मैं झूठ नहीं बोलता, नकल नहीं दिखाता, मारती बिल्कुल ऑन रिकॉर्डिंग खड़े हो मंदिर में पढ़ के जाकर मगर याद है इन्हें छोड़ दो या मत छोड़ दो। शर्त ना जगमगाना है तो मुझे 14 अप्रैल को तो जगमगाना। पिछला साल मुजफ्फरनगर में जगमा दिया, अब शर्त सांस नहीं किया जा रहा लोगों में, इतनी दबंग तमकी पड़ी है। 2 मिनट लगे जयंती के गैर लोकतंत्र याद आगा ना, सांस नहीं ले सकते हमारे लोग समाज, इतना बुरा हाल। तो फॉर्मेलिटियां बहुत होगी, धन भी दो, किताबें भी दो और मुझे दो। मैं खड़ा होकर साथ की उससे कह रहा हूँ किताबें अपने नाम से दो, कलेक्शन करो, वो समाज में जाएंगी, बच्चों को निःशुल्क लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी के पैसे की कोई आवश्यकता। मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ, मेरा परिवार जितना चल जाए, मैं अपना किताबें कलेक्शन करो और किताबें दो, वो बच्चों को निःशुल्क जाए। महापुरुषों की जयंती में किताब मिल जाए, बाबा साहब की जिंदगी तुम्हारे इतिहास वो आ नहीं रही, और हम यहाँ हर 6 महीने बैठ के माता जी दो के फूल चढ़ाए क्या हो। साहब काशीराम का चमचा युग है, साहब काशीराम का एक गर्जना है उनकी, जो उनके भाषण है, उन्होंने वो भी DS को बहुत सारी चीज़ें जो लिखने की साहब की मेमोरी जो थी वो काबिल तारीफ, इसलिए मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, आप सभी लोगों को नमन करता हूँ और अपने जीवन में जब तक जिंदा रहूँगा उनका प्रचार करता हूँ। यह भी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि एक तो मुझे थोड़ा सांस की बीमारी है, उम्र भी मेरी उम्र जो है अब मैं 80 तक है ना, तो थोड़ा सांस सा चढ़ जाता है। तो बाबा मान्यवर काशीराम जी के विषय में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने एक अगर समाज में कोई नेता हुआ है तो वास्तव में बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी, जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं, उन्होंने समाज को एकत्रित किया। कोई भी नेता ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक में जो है जो थोड़ा सा नेता बन गया, उससे पहले तो सोचा कितना करोड़ का कमा लूँगा है जी, अब जहाँ कमा लिया फिर जो है लात मारी, फिर समाज उनके लिए कुछ नहीं है। मैं बुरा मानने की बात नहीं है, जो बात कहनी होती है थोड़ा सा कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में नेता आजकल ऐसे हो गए हैं जो बिकाऊ हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। वो बाबा मान्यवर काशीराम जी ने जो ये इतना बड़ा एक मिशन चलाया, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, उनको सिर्फ जो है अपने घर का ध्यान है, सिर्फ मेरा घर जो है करोड़पति होना चाहिए, मेरे बच्चे चाहे पढ़ो ना है, लेकिन वो करोड़पति होने चाहिए। तो ये हमारे समाज में जो है ये बहुत बड़ी गलत परिपाटी चल रही है। और आज जैसे हाँ जैसे जो भी इनके मिशन में आया, जब वो बन गया थोड़ा सा आगे, मैं अब तो मैं करोड़पति हो गया, तो फिर उस मिशन की लात मारी, दूसरे में पहुँच गया। ये जब तक हमें इन लोगों को जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनको जब तक बेइज्जत नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हमारा समाज एक भी रास्ते पर नहीं आएगा। क्योंकि हम मनुवादियों को तो कहते हैं वो तो हमारे दुश्मन हैं ही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा हमारे दुश्मन जो है ये हमारे ही समाज के लोग जो है वो है। उनको हम कहते तो अपना है, लेकिन वो बात दूसरे की करते हैं या सिर्फ अपनी करते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और जिस रास्ते पर चल के बाबा साहब के रास्ते पे जो उन्होंने चल के जो है लोगों को संदेश दिया और सारे समाज की एकत्रित किया, इससे पहले कोई नेता ऐसा नहीं आया। भाषण देने वाले बहुत बड़े बड़े आए। एक बार यहाँ अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर जयंती की थी,
एक बड़े नेता हमारे आए बोलने में, तो उनके मुकाबले में शायद कोई था नहीं, क्योंकि बोलते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे भी वो काशीराम जी आ गई हाँ उसी स्टेज पर, तो वो बस से उठ के चले गए। नाम क्या था इनका? हैं? नाम क्या था? अरे नाम तो पूछ रहे हो, बीपी मौर्य था। नाम बताना नहीं चाहता। हाँ दूसरे देखिए कितना वो है, जबकि हमें वो दूसरे लोग मिलते हैं और हम जो है जहाँ एक आदमी को अच्छा समझ लेते हैं भाई ये ठीक चल रहा है, उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? अब सबको अपने वर्चस्व की लगी हुई है, सब ये चाहते हैं कि मेरा जो हूँ मैं हूँ। तो और ज़्यादा ना कहते हुए मेरा इस बौद्ध विहार के जो संचालक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भाई ये बौद्ध विहार बनाया है, इतना बड़ा मोहल्ला है, क्या हम एक आदमी को महीने में क्या 2 महीने में एक दिन नंबर आएगा खाने का उसका, क्या एक बिच्छू नहीं रख सकते यहाँ? बड़ा शर्म की बात आती है जब कार्यकर्ता है, उनसे निवेदन यही है कि ये आपने बना तो दिया, लेकिन इसको मतलब जो है संचालन करने के लिए संचालक समिति आपकी ठीक नहीं है, इसे बुरा मानना है।